हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के स्टार्टअप स्लोडाउन के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल है, स्लोडाउन विजिबल इन इंडियाज स्टार्टअप स्टोरी एज ओनली 3 यूनिकॉर्न्स एडेड इन 2023। ये एक रिपोर्ट आती है। बेसिकली आपकी रिपोर्ट का नाम है आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिपोर्ट। अब यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, आस्क प्राइवेट वेल्थ बेसिकली एक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, और इसके बाद हुरून इंडिया। हुरून इज बेसिकली एक पब्लिशिंग फर्म है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स को पब्लिश करती हैं, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2023 में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो हैं ये ऐड हुए हैं। और अगर इसे लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर का डेटा था 24, मतलब लास्ट ईयर 24 यूनिकॉर्न ऐड हुए थे नए। हमारी जो यूनिकॉर्न की इंडिया की जो लिस्ट है उसमें 24 नई यूनिकॉर्न कंपनीज ऐड हुई थी। और अगर 2023 के डेटा को देखें तो ये डेटा सिर्फ हमें बताता है कि सिर्फ 3 कंपनीज ऐड हुई हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं। अब यूनिकॉर्न क्या होता है ना, यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है ना वो $1 बिलियन से ज्यादा होता है, और साथ के साथ ये एस्टैब्लिश हुई हैं आफ्टर द ईयर 2000। क्योंकि यूनिकॉर्न पे हम आगे काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टअप्स पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो स्टार्टअप्स हैं जो आफ्टर 2000 स्टार्ट हुई हैं, उन्हें एस्टैब्लिश किया गया है, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या फिर वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है। आइए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये स्टार्टअप होता क्या है। क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि यूनिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। अब यूनिकॉर्न्स वो नई कंपनीज हैं, वो नए स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा है या फिर मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा है। बट स्टार्टअप का भी एक डेफिनेशन है। स्टार्टअप एक्चुअल में वो न्यूली फाउंडेड बिजनेसेस हैं, वो नए बिजनेसेस हैं जो रिसेंटली इस्टेब्लिश किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ खास बातें ये हैं कि इनके आइडियाज़ काफ़ी इनोवेटिव हैं, यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं, या फिर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसी भी स्टार्टअप में दिखेंगे ही दिखेंगे कि या तो बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत यूनिक आइडिया है, या फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करने का पोटेंशियल है। इसके बाद स्टार्टअप्स को एंटरप्रेन्योर्स इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल्स का छोटा सा ग्रुप होता है, 3 से 4 लोग इसके फाउंडर्स होते हैं बेसिकली, और इनके पास में कुछ यूनिक आइडिया होता है, या फिर इनका यूनिक बिजनेस प्रोडक्ट होता है, या यूनिक सर्विस होती है। तो दैट्स व्हाट इज स्टार्टअप। अब इसके बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम था स्टार्टअप का। बेसिकली मई 2023 तक की बात यहाँ हम कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश होने लगे थे, सक्सेस होने लगे थे, एंड दे वर टर्निंग इनटू यूनिकॉर्न्स। अब आप ऐसे समझिए कि कोई भी स्टार्टअप है, शुरू होता है तो उसका शुरू होते के साथ ही तो वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस नहीं कर जाएगा ना। कोई भी स्टार्टअप एस्टैब्लिश हुआ, धीरे धीरे सक्सेस होगा, थोड़ा एक्सपेंशन होगा, एक सर्टेन टाइम आएगा जब वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका जो मार्केट कैप है, जो वैल्यूएशन है, वो 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो इंडिया में ये चीज देखी गई थी कि स्टार्टअप्स जो हैं काफी ज्यादा एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स जो हैं ये सक्सेस भी हो जाते हैं, और सक्सेस होने के साथ साथ काफी सारे स्टार्टअप्स जो है दे आर टर्निंग इनटू यूनिकॉर्न्स। इसीलिए एक काफी मतलब ये जो 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, इसीलिए इसकी बात की जाती है। इसके बाद इंडिया में एक चीज और जो ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि इनोवेशन क्वालिटी में इंडिया 2nd रैंक पे था, और इसका रीजन था कि जो रिसर्च है ना और जो पब्लिकेशंस है वो काफी अच्छी क्वालिटी के यहाँ से निकल रहे हैं इंडिया से। और दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटीज काफी अच्छे रिसर्च टॉपिक्स पे काम भी कर रही हैं, और काफी क्वालिटी जर्नल्स और पब्लिकेशंस जो हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमें देखने होंगे कि क्यों 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात इंडिया में की जाती है। इंडिया इतना बड़ा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम दिखा रहा है वो कैसे है, किस बेसिस पे है। तो यहाँ सबसे पहले आता है कि 2015 से 22 के डेटा को हम देखें, स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है ना 2015 से लेकर 2022 के बीच में 15 टाइम्स इंक्रीज करी है। इसके बाद इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के लिए आए हैं। जैसे हम 2015 के पहले अगर कंपेयर करें तो अगर शायद 100 लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते थे स्टार्टअप्स में, तो ये चीज 2022 में आकर हो गई है कि लगभग 900 लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है ये 9 गुना बढ़े हैं। इसके बाद जो इनक्यूबेटर्स हैं ये 7 गुना बढ़े हैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि मई 2023 के अकॉर्डिंग अगर डेटा देखा जाए
तो इंडिया में लगभग 108 यूनिकॉर्न्स हैं जिनका वैल्यूएशन 340 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। और इन 108 यूनिकॉर्न्स में से एक खास बात यह है कि लगभग 44 यूनिकॉर्न्स जो हैं ये 2021 में बॉर्न हुए थे, 2021 में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश होते के साथ ही उनका वैल्यूएशन 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर जाता। तो ये जो स्टार्टअप्स का 44 स्टार्टअप्स जो 2021 में बॉर्न हुए हैं, इनका मतलब यह है कि ये स्टार्टअप्स तो बहुत पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन फाइनली 2021 में आकर इनका वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर गया। अब सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो स्टार्टअप्स की ज़रूरत क्या है? अगर सिग्निफिकेंस हम पूछें तो स्टार्टअप्स की क्या ज़रूरत है और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। कोई छोटे से छोटा स्टार्टअप भी शुरू होगा तो बहुत छोटी टीम होगी भले ही, बट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। आप सोचिए कि एक या दो इंडिविजुअल्स मिलकर एक स्टार्टअप चालू करते हैं, और बहुत छोटे लेवल का भी स्टार्टअप होता है, तब भी बेयर मिनिमम उन्हें 5 से 8 लोगों की टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर 5 से 8 लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, ये तो जो स्टार्टअप या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक या दो लोग इन्होंने ही कर दिया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, और जैसे जैसे स्टार्टअप अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जैसे जैसे उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये टीम भी तो एक्सपैंड करेगी। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, फिर आता है न्यू इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो भी न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज तलाशते रहते हैं, उनके लिए भी नए नए रास्ते खुलते रहते हैं। हालांकि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट काफ़ी लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है यहाँ पर। आप सोचिए कि जॉब क्रिएशन हो रहा है, एक नया फॉर्म एस्टैब्लिश हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक बूस्ट होगा ही होगा। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज इनोवेशन को भी काफी सपोर्ट मिलता है। रीजन बीइंग, यहाँ पर हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन में ही बात की थी कि स्टार्टअप बेसिकली वो बिजनेस हो सकता है जिनका बहुत ही इनोवेटिव आइडिया होगा, या फिर जो बिजनेस मॉडल है वो काफी यूनिक होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं, और इनोवेटिव आइडियाज़ को अगर स्टार्टअप के फॉर्म में आगे बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे लोगों के पास में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ कई बार होते हैं, बट वो उन्हें मटेरियलाइज नहीं कर पाते, उन्हें ग्रास रूट पर लेकर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ को भी एक सपोर्ट मिलेगा, और इनोवेटिव आइडियाज़ कई बार प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बन के भी आते हैं। और जैसे वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसका सोल्यूशन ऐसे ही आइडियाज से, ऐसे ही स्टार्टअप से निकल के आता है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज की भी हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसा कि हम यूनिकॉर्न के केस में जान चुके हैं कि वो स्टार्टअप्स या फिर वो बिजनेसेस जिनका वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। डेकाकॉर्न की बात करें तो वो स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, वो है डेकाकॉर्न। गजल्स आर लाइक the startups or the businesses which will turn into unicorn in coming 3 years. और चीतास की बात करें, those startups or business houses which will turn into unicorn in coming 5 years. तो ये हमने टर्मिनोलॉजीज पे बात कर ली कि स्टार्टअप की जो 4 टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो हमें चारों पता होनी चाहिए। और हमारा मेन फोकस अगर आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न के आसपास रहता है, बट जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स डेकाकॉर्न को भी मेंशन करती हैं, गजल्स या फिर चीताज को भी मेंशन करती हैं। यूनिकॉर्न के केस में हमने देख लिया था कि यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगा, और जनरली इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द ईयर 2000। साथ के साथ इंडिया की अगर एक खास बात करें तो ग्लोबल लेवल पे अगर 10 यूनिकॉर्न्स हैं तो उसमें से एक जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया। 1 आउट ऑफ एवरी 10 यूनिकॉर्न्स ग्लोबली इज बोर्न इन इंडिया। और सिटी के केस में बात की जाए तो बेंगलुरु इज द इंडियाज यूनिकॉर्न कैपिटल। बेंगलोर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, इसीलिए बेंगलुरु इज द यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ इंडिया। अब स्टार्टअप स्कोप की बात की जाए तो इंडिया में स्टार्टअप्स इस स्पेस से क्यों चल पा रहे हैं, उसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहला यहाँ पर आता है कि इंडिया का जो मार्केट बेस है या फिर जो कंज्यूमर बेस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। आप सोचिए, हम ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाले हैं, तो उस केस में आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा कस्टमर बेस है और कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है। तो इस केस में स्टार्टअप्स की जरूरत भी है, और स्टार्टअप्स एक्चुअल में सक्सीड भी हो सकते हैं। क्योंकि
130 करोड़ लोगों की, बहुत सारे लोगों की अगर कोई छोटी-छोटी प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर दी एक स्टार्टअप बना करके, तो आप मार्केट का जो बेस है, बेसिकली कंज्यूमर बेस है, वो काफ़ी बड़ा है। इसीलिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट्स का जो रीज़न है, वो है बेसिकली अबाउट जॉब क्रिएशन। गवर्नमेंट्स इसीलिए भी प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को कि बहुत अच्छे लेवल पे जॉब क्रिएशन हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया और काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई। तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छा खासा है। तो स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग इश्यूज़ और ये सारे इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे शुरुआती दौर में, और गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। इसलिए स्टार्टअप्स आसान है स्टार्ट करना कंपैरेटिवली, एंड दिस इज़ द रीज़न कि कहीं न कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्कोप है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का जो परसेप्शन है, काफ़ी चेंज होता जा रहा है और काफ़ी नए-नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और वो रिस्क लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ पहले देखते थे कि इंडिया में अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पहले देखेंगे, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर आ करके और रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सबको लगता है कि यार हमें सेफ साइड रहना है, या तो हम जॉब ले लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, बट हम एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाएँगे। बट अब धीरे-धीरे परसेप्शन चेंज होता जा रहा है। अब जैसे आप स्टोरीज़ देखते होंगे, सक्सेस टॉक्स हैं, टेड टॉक्स हैं, तो इनमें आप देखते होंगे कि एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? तो इससे भी काफ़ी लोग लाइक इंस्पिरेशन लेते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, तो स्टार्टअप की जो ज्योग्राफी है ना, इंडिया के केस में मतलब जो ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बेंगलुरु को हमने बोला यूनिकॉर्न कैपिटल, तो स्टार्टअप्स को अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो बेंगलुरु के साइड में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। और एक खास बात अगर यहाँ पर देखी जाए, तो स्टार्टअप्स जो हैं, ये मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हैं। मेट्रो सिटीज़ में स्टार्टअप्स का स्कोप भी ज़्यादा है, सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, एवेन्यूज़ भी ज़्यादा हैं, है ना? तो इसीलिए मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि कंज्यूमर बेस भी वहीं पर मिलता है और काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिल जाती हैं। अब चैलेंजेस की अगर बात की जाए, तो स्टार्टअप के लिए चैलेंजेस क्या-क्या हैं? काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है फंडिंग का। अब कई बार होता है कि इनोवेटिव आइडिया तो है, लेकिन अगर वो रिस्की है तो फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन्वेस्टर ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा आता है आपका रेवेन्यू जनरेशन। अब अगर आपने स्टार्टअप ऐसे देखे होंगे जो बहुत यूनिक आइडिया या बहुत यूनिक लाइक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बट कई बार इन्हें फिर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रेवेन्यू जनरेशन को लेकर के। इसका रीजन ये है ना कि इनका प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन वैसे सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? माना कि प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन फिर भी जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि आप कोई यूनिक कार लेकर आए, तो कार्स तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ना। आपकी कार कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, अगर मार्केट्स में और कार अवेलेबल हैं, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो compete करेंगे। और क्योंकि आपका स्टार्टअप है, आपका रीसेंट बिजनेस है, तो कॉम्पिटिटर्स का रेवेन्यू बहुत इजीली जनरेट होगा, और क्योंकि वो मार्केट में आपसे पहले से हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी गेन किया हुआ है। एंड दिस इज द रीजन कि स्टार्टअप्स को कई बार रेवेन्यू जनरेशन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर आता है लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेट्रो सिटीज की जो हमने बात की थी, मेट्रो सिटीज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे प्रोवाइडेड है, लेकिन अगर आप यही टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज लेवल पे जाएंगे, तो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम होता चला जाता है। इसके बाद में आता है आपका टैक्स स्ट्रक्चर एज वेल एज रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अब यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है। ये भी स्टार्टअप्स के लिए काफी सरदर्द वाला काम हो जाता है। और दूसरा आपका रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अब यहाँ पर जो रेड टेपिज्म है, उसके चलते कई बार होता है ना कि आपको हर चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी है, किस चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है, किस चीज़ के लिए नहीं लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा सिस्टम है और सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्फीयर्स में सिंगल विंडो क्लियरेंस देना शुरू किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस। और जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस लाने का मेन पर्पस यही था कि ये जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ना, इसे सिंप्लीफाई किया जाए। कई बार क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ना, इस चीज़ के लिए लाइसेंस, उस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन, इस चीज़ के लिए आपका होता है ना कि परमिशन, उन सब चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं। और वो जो रेड है ना, वो इतना लंबा हो जाता है कि भाई सीधी बात है, जिसको इन्वेस्ट करना भी है, वो अपना इतना पेशेंस नहीं रखेगा, वो दूसरी मार्केट ढूंढ लेगा, दूसरी कंट्री ढूंढ लेगा। तो ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल में स्टार्टअप्स को भी फेस करनी पड़ती है। एंड दिस वाज द रीजन कि स्पेसिफिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस देना शुरू किया था। बाद में हालांकि ये काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज में भी ये कर दिया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि आपको एक ही विंडो पे मल्टीपल लाइसेंसेज और मल्टीपल परमिशंस मिल जाती है। इसका रीज़न यही है
कि ये जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या परमिशन लेना है, क्या लाइसेंस लेना है, क्या नहीं लेना है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस बेसिकली इसीलिए लाया गया था कि आपको मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल लाइसेंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पे सारे पेपर सबमिट करिए और आप महीने डेढ़ महीने में सारा क्लियरेंस एक ही जगह से लेकर जाइए। सारा काम हम करके देंगे, यानी कि गवर्नमेंट करके देगी एक ही जगह से। आपको मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली स्टार्टअप्स के केस में भी ये चीज़ आगे हमें देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से स्टार्टअप्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। बट रीसेंट रिपोर्ट की बात की जाए तो स्टार्टअप्स में इंडिया का स्लो डाउन चल रहा है, क्योंकि जो नए यूनिकॉर्न्स काफ़ी कम रजिस्टर हो रहे हैं इंडिया में। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे बात करें तो गवर्नमेंट एक्चुअली में बहुत पहले से स्टार्टअप को लेकर के काफ़ी सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट और सपोर्ट करना चाहती है स्टार्टअप्स को। आप स्कीम्स देखिए, निधि स्कीम, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, एससीओ स्टार्टअप फोरम, प्रारंभ। Basically this is Shanghai Cooperation Organization. प्रारंभ is global level summit for young minds. Startup awards to promote startups. किसी भी स्टार्टअप को अगर अवार्ड मिलेगा तो एटलीस्ट बाकी लोग या फिर बाकी स्टार्टअप्स विल बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। तो इतनी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चला रखी हैं, फंडिंग के लिए भी स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि स्टार्टअप प्रमोट हो। रीजन बीइंग स्टार्टअप्स के हमने बेनिफिट्स की भी बात की, काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं स्टार्टअप्स में, और सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टार्टअप्स का, वो है जॉब क्रिएशन। तो ये हमने बात की स्टार्टअप्स के बारे में और देखा कि कैसे हुरून इंडिया रिपोर्ट जो है बेसिकली ये बताती है कि इंडिया में स्टार्टअप्स का स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि जो नए यूनिकॉर्न्स हैं वो कम रजिस्टर हुए हैं। और हमने डिटेल में स्टार्टअप्स की टर्मिनोलॉजीज को जाना, स्टार्टअप को जाना, एज वेल एज ये देखा कि स्टार्टअप के क्या सिग्निफिकेंस हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।